अस्सलाम वालेकुम। बज़्म उर्दू के सभी चाहने वालों को फरजाना मंसूर का अस्सलाम वालेकुम और आदाब। और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि बज़्म उर्दू हुकूमत दुबई की तरफ से लाइसेंस याफ्ता वाहिद तंजीम है जो कि सिर्फ उर्दू के फरोग के लिए कायम की गई। इसके साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो किसी भी सरहद, किसी मजहब की तफरीक से बालातर होकर सिर्फ उर्दू से मोहब्बत करते हैं और इसकी तरक्की और तरवीज के लिए हम वक्त कोशा रहते हैं। यूएई में रहने वाले हों या दुनिया भर में कहीं से भी सोशल मीडिया के थ्रू बज़्म उर्दू को फॉलो करने वाले, बज़्म उर्दू के कामयाब प्रोग्राम्स और इनके आला मयार से बखूबी वाकिफ। इन प्रोग्राम्स की मकबूलियत यूं भी है कि इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान से इल्मी, अदबी, फिल्मी, गर्ज ये कि जिंदगी के तमाम शोबों से कामयाब और नामवर शख्सियात इसमें शिरकत करती हैं प्रोग्राम्स में और इनको इज्जत बख्शती हैं। बज़्म उर्दू को एक ये भी एहसास हासिल है कि हमेशा नए टैलेंट को इन्होंने सराहा है, उनकी हौसला अफजाई की है और उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जहां पे वो अपनी सलाहियतों को उजागर कर सके। प्रोग्राम को रवायती अंदाज में पेश करना या रवायती अंदाज को जदीद तरीके से पेश करना और या फिर बिल्कुल ही एक नया अछूता आइडिया लेके आना और उस पर काम करना, ये सिर्फ बज़्म उर्दू का ही खासा रहा है। अगर मैं ये कहूं कि बज़्म उर्दू जिद्दत और रवायत का हसीन और कामयाब इम्तिजाज है तो ये गलत नहीं होगा। आज का प्रोग्राम इस हसीन इम्तिजाज की का एक आपको इस सिलसिले की कड़ी मिलेगी। आपको यकीनन याद होगा वो प्रोग्राम जो 15 जून को हमारे बज़्म उर्दू के जनरल सेक्रेटरी जनाब रेहान खान साहब ने अब्बास ताबिश साहब से किया था और उसमें उनकी सालगिरह की मुबारकबाद अपनी टीम की तरफ से उन्हें पहुंचाई थी। उसी प्रोग्राम में रेहान खान साहब ने एक मुकाबले के इनाकात का इंदिया दिया था। तफसीलात नहीं बताई थी और तफसीलात के लिए आज की तारीख यानी कि 24 जून की तारीख मुख्तस की गई थी। तो आज हम आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम लेके हाजिर हैं और ये जानने के लिए कि बज़्म उर्दू क्या नया करने जा रही है। मैं आपको प्रोग्राम का फॉर्मेट बता दूं कि आज हम प्रोग्राम जो है वो 2 हिस्सों में पे मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जिसमें हम इस प्रोग्राम की जो मुकाबला होने जा रहा है इसकी तफसीलात आपको पहुंचाई जाएंगी और दूसरा हिस्सा जिसमें हम आपके और अपने पसंदीदा शायर जनाब अब्बास ताबिश साहब से मुलाकात करेंगे। इन दोनों हिस्सों का आपस में रब्त जरूर है जो आपको प्रोग्राम देखते साथ ही पता चलेगा। तो जनाब चलते हैं हम पहले हिस्से की तरफ जहां पे कनाडा से डिजिटल सफर तय करके रेहान खान साहब जो बज़्म उर्दू के जनरल सेक्रेटरी हैं और रूहे रवां हैं, वो हमें बताएंगे कि प्रोग्राम क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। वालेकुम अस्सलाम फरजाना जी, कैसे हैं आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो यकीनन खैरियत से होंगे, लेकिन आपने 15 तारीख के बाद से आपने बज़्म उर्दू के देखने चाहने वालों को बहुत तजस्सुस पे रखा हुआ है कि होने क्या जा रहा है। जी बस तो अब फरजाना आप जी एक नई जी तफसीलात बताइए अब आप। जरूर दोस्तों, मैं रेहान खान, जनरल सेक्रेटरी बज़्म उर्दू दुबई। आज मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमसे जुड़ने के लिए। आपकी इत्तला के लिए फरजाना जी बता चुकी हैं कि बज़्म उर्दू दुबई एक नॉन प्रॉफिट, नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस एनजीओ है, यानी गैर मुनाफा बख्श, गैर सियासी और गैर मजहबी तंजीम। हम हुकूमत दुबई से लाइसेंस तंजीम है और यूएई की ऐसी वाहिद तंजीम है जो कि सिर्फ और सिर्फ उर्दू के लिए जोर और शोर से काम कर रही है। हम ये समझ लें कि उर्दू से मोहब्बत करने वालों की उर्दू से मोहब्बत करने वाले दीवानों की एक टोली है जिनको अपनी जबान और तहजीब का जुनून इतना है कि सब फुल टाइम कारोबारी होने के बावजूद इस मौजू पर दामे दरमे सुखने बेलौस लगे रहते हैं। बज़्म उर्दू दुबई की और तंजीमों से मुख्तलिफ है और वो कैसे, इसकी मिसाल देता हूं कि कोविड के बाद पूरी दुनिया में ऑनलाइन प्रोग्राम का एक सुनामी आ गया और उर्दू दुनिया में हर तंजीम इस सुनामी में मुब्तला हो गई। अब साहब, आपको रोज
मुशायरे इतने मिलेंगे, रोज आपको टॉक शोज इतने मिलेंगे कि आपको बताया नहीं जा सकता। लेकिन बज़्म उर्दू दुबई ने सोचा कि हम किस तरह उन अदबी शख्सियात से जुड़ें, उन शायरों से जुड़ें जो इस ऑनलाइन प्रोग्राम के सुनामी में डूबे जा रहे हैं। तो हमने ऑनलाइन आलमी तरही मुशायरे की तरतीब निकाली, जहां हम अपने शायरों को एक मौका देना चाहते हैं कि वो अपने फन का मुजाहरा करें, और इन हालात में जब ऑनलाइन फ्री मुशायरे हो रहे हैं तो कैसे उनकी मदद इनामी रकम जीत कर हो सकती है। आप लोग की इत्तला के लिए बज़्म उर्दू दुबई कोई इवेंट मैनेजमेंट तंजीम नहीं है जिसका फोकस सिर्फ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कराना होता है। हम जुबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी तहजीब और रवायतों के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी मुस्तक़बिल के लिए काम कर रहे हैं। प्रोग्राम्स हम भी कराते हैं वैसे अक्सर, और बेहतरीन और खूबसूरत प्रोग्राम्स कराते हैं, पर उन प्रोग्राम्स के पीछे हमारे मकासिद होते हैं। मैं आप सबको दावत दूंगा कि हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर आप जरूर हमसे जुड़ें, और आप देखेंगे कि हम उन बेमिसाल प्रोग्राम्स की झलक कैसे आपको दिखाते हैं। पिछले 7 बरस से हम ये सब करते चले आ रहे हैं। हम दूसरों से मुख्तलिफ हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स कमर्शियली वायबल नहीं होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो कमर्शियली वायबल हो, क्योंकि हम अपनी तहजीब में इन्वेस्ट करते हैं, हम अपने मुस्तकबिल में इन्वेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी 3 माह पहले हमने ऑल यूएई इंटर स्कूल उर्दू फेस्टिवल कराया, जिसमें तकरीबन 11 स्कूलों के बच्चों ने उर्दू के 3 मुकाबलों में हिस्सा लिया। ये फेस्टिवल पूरे 1 महीने चला और बेतबाजी, तमसीली मुशायरा और इन जैसे खेलों से बच्चों को रूबरू कराया। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, ये बच्चे हमारी तहजीब के अलमबरदार हैं, और हम ऐसे बहुत से प्रोग्राम कराते रहते हैं इन बच्चों के लिए। बज़्म उर्दू दुबई को ये शर्फ हासिल है कि हम स्कूलों में जाकर उर्दू को एज अ सब्जेक्ट शुरू करवाते हैं, जिससे बच्चे बिना किसी झिझक के उर्दू पढ़ सके। ऐसे 7 स्कूल्स हैं हिंदुस्तान में जहां बज़्म उर्दू के प्रोग्राम चल रहे हैं, और 500 से जायद ऐसे बच्चे हैं जो कि रोज उर्दू पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट। इसी कड़ी में आज का प्रोग्राम भी है, बज़्म उर्दू दुबई का ऑनलाइन आलमी तरही मुशायरा। अपनी तरह का पहला ऐसा मुकाबला है जिसमें उर्दू शायरी से मोहब्बत करने वाले हिस्सा ले सकते हैं, अपने फन का मुजाहरा कर सकते हैं, और अगर आप में टैलेंट है तो आप अपना लोहा आलमी सतह पर मनवा सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। दोस्तों, इसके पीछे हमारी एक बड़ी सोच है। आप लोगों को पता होगा कि एक जमाना था जब शेर लिखने वालों को नवाजा जाता था। उस जमाने के राजे महाराजे इन शायरों को अपनी सरपरस्ती में रखते थे। हम वो माहौल बनाना चाहते हैं जहां बड़े बड़े शोरा को हम सब मिलकर इनकरेज करें। क्योंकि राजे महाराजे तो अब रहे नहीं, तो हम आम आदमी, हम और आप, वो अहम रोल निभाएं। हम वो हदें तोड़ दें जिसकी वजह से जो शायर, जो बड़े अच्छे शायर होते हैं, उनको ऊपर उठने में दुश्वारी होती है। तो दोस्तों, ये मुकाबला हर शख्स के लिए खुला है, 18 साल से ज्यादा का है और अपने हुनर का मुजाहरा कराना चाहता है। हम इस मुकाबले में लाखों रुपए के इनाम दे रहे हैं उन शायरों को इनकरेज करने के लिए। मसलन हमारा पहला इनाम $250 का है, जो हिंदुस्तान के तकरीबन 20,000 रुपए हुए और पाकिस्तान के तकरीबन 40,000 रुपए। इसी तरह हमने 10 कैश इनामात रखे हैं जो कि लाखों की रकम में जाते हैं। एक नई चीज जो हम शुरू कर रहे हैं वो ये है पॉपुलर चॉइस अवार्ड्स। ये 3 अवार्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हम उन लोगों को देंगे जिनको पब्लिक पसंद फरमाएगी। इसमें हम जजेस का मुदाखला बिल्कुल नहीं रखेंगे, और हर आदमी को इख्तियार होगा कि ये इन 3 आदमियों को जाकर हमारे फेसबुक पर वोट करे, और इनाम के हकदार वो होंगे जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। दोस्तों, ये हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब हमसे जुड़ें। आप सबको लगे कि बज़्म उर्दू दुबई हर उर्दू से मोहब्बत करने वाले की तंजीम है, और आपका फैसला है, यानी आपकी पसंद पर पूरी तवज्जो दी जाए। तो मेरी गुजारिश है कि हर शायर जो इसमें पार्टिसिपेट करे वो अपने फैंस से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से गुजारिश करे कि वो हमारे एफबी पेज पर आए, आपकी शायरी पढ़ें और उस पर अपना कीमती वोट दें, जिससे कि आप पॉपुलर चॉइस के हकदार बन सके। दोस्तों, ये प्रोग्राम पूरा 1 महीने चलेगा, 1 महीने से ज्यादा चलेगा, और इसका फाइनल होगा 8 अगस्त को।
فائنل ہمارا FB لائیو طرحی مشاعرہ مقابلہ ہوگا، اور اس میں ہم مشہور اور معروف استاد شاعروں کو جج بنائیں گے۔ عباس تابش صاحب ظاہر سی بات ہے ہمارے جج ہوں گے ہی ہوں گے، اس کے علاوہ منظر بھوپالی صاحب اور ایسے کئی ججز ہوں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک شاعر کو جسے کبھی ہندوستانی لیول پر مشاعرہ پڑھنے کو نہیں ملا ہو یا عالمی سطح پر کبھی مشاعرہ نہ پڑھ پایا ہو، اس میں اگر ہنر ہے تو اس کو موقع ہوگا کہ وہ اپنی شاعری ایسے قدور شاعروں کے سامنے پڑھے۔ اس طویل سفر کو ہم بزم اردو بہت مختصر کر دے رہے ہیں، اور یہ جادو ہم کرنا چاہتے ہیں ان باصلاحیت شاعروں کے لیے جنہیں اس سے پہلے موقع نہیں ملا وہاں تک پہنچنے کا۔ دوستوں، آپ لوگ کا بہت وقت لے لیا، پر مزید وقت نہیں لوں گا۔ آپ لوگ ابھی عباس تابش صاحب سے روبرو ہونا ہے جو اس مقابلے کے بارے میں مزید معلومات دیں گے۔ میری گزارش ہے آپ سب سے کہ بزم اردو دبئی سے جڑیے، اسے اپنی تنظیم سمجھیے۔ ہم فیس بک پر ہیں، ٹویٹر پر ہیں، انسٹاگرام پر ہیں، یوٹیوب پر ہیں۔ ہماری ایک بہت ہی خوبصورت ویب سائٹ بھی ہے bazmeurdu.org، جس میں آنے کی میں آپ سب کو دعوت دوں گا۔ دنیا میں کہیں پر بھی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اردو کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور ہمیں اطلاع کیجیے۔ اگر ہمارے لیے ممکن ہوگا تو ہم ضرور یہ کریں گے۔ دوستو، خدا حافظ کہنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اس طرح ہی مقابلے سے بتانا چاہوں گا کہ اگست میں جب ہمارا اینول پروگرام ہو رہا تھا تو اس اینول پروگرام میں جو کہ ہم نے کیفی اعظمی صاحب کے لیے کیا تھا، اس پروگرام میں ہم نے اس عالمی مقابلے کا ایک چھوٹا سا ورژن کیا تھا UAE کے لیول پر، اور وہ بہت ہی کامیاب پروگرام ہوا تھا۔ اس کی یادیں آج بھی تر و تازہ ہیں ہمارے دماغ میں۔ اس میں ہم نے جو جیتنے والے تھے، ہم نے جو مصرع طرح دیا تھا وہ کیفی اعظمی صاحب کا دیا تھا، کیونکہ ہم کیفی اعظمی صاحب کی سینٹنری منا رہے تھے، اور جیتنے والوں کو انعامی رقم کے علاوہ ان کو اپنی شاعری شبانہ اعظمی صاحب کو روبرو سنانے کا موقع دیا، اور ان کو انعامات بھی شبانہ اعظمی صاحبہ کے ہاتھوں سے ملے تھے۔ تو ہم کچھ اس طریقے کی مختلف چیزیں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو 2 منٹ وہ میں ویڈیو دکھانا چاہوں گا، اگر آپ لوگوں کے پاس وقت، تو اس کے بعد آپ لوگ عباس تابش صاحب سے جڑیں گے۔ میری طرف سے خدا حافظ، بہت بہت شکریہ۔ کوئی تو میری یاد میں پل بھر اداس ہو، اتنا تو زندگی میں کسی کی خلل پڑے۔ ہم زندگی کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر خود کو بدن میں چھوڑ کر ایک روز چل پڑے۔ ارے واہ 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 واہ۔ بزم اردو سمائے ادھر چل پڑے، اردو دنیا میں بڑھا گئے تیری عظمت حضور کے شفاعتین۔ آدم کی ابتدا ہوئی کس انتہا کے ساتھ؟ سجدے میں کائنات تھی حکم خدا کے ساتھ، سجدے میں کائنات تھی حکم خدا کے ساتھ۔ بزم اردو کی کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ ہم کس طریقے سے اردو اور اردو والوں کو جوڑیں۔ تو یہ طرحی مقابلہ جو آج منعقد ہوا ہے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ اتنا تو زندگی میں کسی کی خلل پڑے، دیکھوں اگر نہ اس کو تو جاں ہی نکل پڑے۔ اب ہم اگلے مرحلے کی طرف آتے ہیں، اور اگلا مرحلہ ہے ہمارا ایک اپنے پسندیدہ، آپ کے اور ہمارے ہم سب کے پسندیدہ شاعر کا۔ میں ایک شعر سے اس بات کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ کہیں چراغ کہیں چشم تر حوالہ ہے، کہیں چراغ کہیں چشم تر حوالہ ہے، میرا ہر حوالہ معتبر حوالہ ہے۔ میں اس شخصیت کی بات کر رہی ہوں جن کا ہر حوالہ بہت معتبر ہے۔ اردو دنیا، اردو شاعری اور ادب کی دنیا کا ایک بہت معتبر نام جناب عباس تابش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ان سے ملاقات کریں۔ السلام علیکم عباس صاحب۔ طرح مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اس کا کینوس بہت وسیع عالمی سطح پر کر دیا گیا ہے بزم اردو کی طرف سے۔
तो बज़्म उर्दू की काविशों के मुतालिक मैंने आपसे पूछा था कि आप इनको किस तरह देखते हैं? जी, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि बज़्म उर्दू के जो आइडियाज हैं वो हमेशा नए होते हैं, और इन्होंने सिर्फ मुशायरे नहीं किए बल्कि तमसीली मुशायरे, बड़े लोगों के बारे में प्रोग्राम्स, और फिर उर्दू बच्चों को सिखाना और उर्दू के फरोग के लिए जो भी तरीके मुमकिन हो सकते हैं वो बज़्म उर्दू दुबई ने किए हैं। मैं इसका बड़ा बता हूँ और शुरू से ही मैं देखता आया हूँ, और मैं बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ बज़्म उर्दू के साथ। आज का जो तरीके मुशायरा, जो आलमी मुशायरा आप करने जा रहे हैं, मुकाबला, इसके बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि नौजवान शुअरा को रियाजत के लिए, शेरी रियाजत के लिए तरह में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुराने जमाने में जितनी भी बड़ी शायरी हुई वो मुशायरों के लिए की गई। गालिब का बहुत सा कलाम जो है वो लाल किला दिल्ली से बहादुर शाह जफर की तरफ से मिसरा जारी होता था और वो उस पर लिखा करते थे। तरह में लिखने से मुराद ये है कि उस जमीन में काफिये के बेहतर इम्कानात को तलाश करना, और यही रियाजत होती है जिसे हम जरूरी समझते हैं। अगर नौजवान इस रियाजत से गुजरे तो आज भी मीरो गालिब और इकबाल और बड़े शायर, जोश जैसे शायर पैदा हो सकते हैं। तो बज़्म उर्दू बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रही है कि नौजवानों तक बात पहुंचाई जाए, उन्हें एक मिसरा दिया जाए और उस पर वो लिखें, और वो बाकायदा एक कंपटीशन की सूरत में हो। बज़्म उर्दू ने पहले दुबई के सतह पर ये मुकाबला करवाया, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि अब वो एक आलमी मुकाबला करने के लिए आ गए हैं और एक मिसरा दिया जाने वाला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यकीनन मैं अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से दरख्वास्त करूंगा कि वो बज़्म उर्दू के साथ जुड़ें और इस तरह मुकाबले में हिस्सा लें ताकि उनको बहुत से इनामात जो है वो मिले। जी, बहुत शुक्रिया। और मैं आप ही की बात को बढ़ाऊंगी कि जो आप मुशायरों के एक ट्रेंड है जिसमें बहुत ज्यादा गर्मजोशी नजर आती है। तराई मुशायरों में वो रवायती गर्मजोशी तो नजर नहीं आती, लेकिन मेरे ख्याल में तराई मुशायरा जो है वो किसी शायर की काबिलियत जानने का एक बेहतरीन जरिया है, जो कि बज़्म उर्दू ने नए लिखने वालों को इसकी एक मौका दिया है कि वो अपनी सलाहियतों को उजागर कर सकें। हमने जी, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं भी यही अर्ज कर रहा था कि तरह मुशायरे में शरीक होने से नौजवान शुअरा को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। देखिए, मैं एक और बात करने जा रहा हूँ कि इसमें कोई उम्र की कैद नहीं रखी गई। 18 साल की उम्र से लेकर किसी भी उम्र तक जो है शायर वो इसमें तबाज़माई कर सकता है और तरह में गजल लिखकर भेज सकता है। यानी यहाँ ऐसे ऐसे शायर होंगे जिनके साथ मैं समझता हूँ कि स्टेज शेयर करना नौजवानों का एक ख्वाब होता है। तो बज़्म उर्दू ने ये मौका दिया है उन्हें कि नौजवान सीनियर के साथ ये स्टेज शेयर करेंगे, उनका कलाम यकसा तौर पर सुना जाएगा, सुनाया जाएगा और उस कॉम्पिटिशन में सब लोग जो है वो शरीक होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है और ये ऐसा होते रहना चाहिए, और ये मुबारकबाद की मुस्तहक है बज़्म उर्दू कि उन्होंने इस चीज का आगाज किया। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है अब ऐसा। और अभी हमने तमाम चीजें बता दी कि कब हो रहा है मुकाबला, कैसे इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। अब हमने जो एक बहुत अहम चीज जिस पे पूरा मुकाबला बेस करता है, और ऑब्वियसली जो लोग इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हैं वो जरूर चाहेंगे कि अब वो मिसरा भी बता दिया जाए जिसपे तो ये तरई मिसरा जो है वो मुकाबला जो है वो बेस करता है। तो इसके लिए बासब आपसे हम गुजारिश करेंगे कि पहले हमें, क्योंकि सब लोग आपका कलाम सुनने के लिए भी बहुत बेचैन है, तो आप पहले हमें कलाम अनायत कीजिए और उसके बाद फिर आप तरई मिसरा जो है उसका भी ऐलान करवाइए। जी, मैं बिल्कुल एक ऐसी गजल मैंने चुनी है
جو میں نے بالکل اپنے عالم شباب میں لکھی. میں گورنمنٹ کالج لاہور کا طالب علم تھا. اس زمانے میں یہ غزل میں نے لکھی. وہ زمانہ جسے کہتے ہیں کہ آتش جوان تھا. تو چونکہ نوجوانوں کو ہم ادھر لا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ وہ لکھیں، تو میں اس غزل کے 3 شعر میں پیش کر دیتا ہوں اور پھر مصرع بھی میں تجویز کر دیتا ہوں کہ ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے. واہ واہ واہ، بچوں کی طرح ہوتا ہے. آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے، ہم جسے عشق میں دیتے ہیں خدا کا منصب، ہم جسے عشق میں دیتے ہیں خدا کا منصب، پہلے پہلے ہم ہی لوگوں کی طرح ہوتا ہے. واہ 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 واہ. اس کی آنکھوں میں امڈ آتے ہیں آنسو تابش، اس کی آنکھوں میں امڈ آتے ہیں آنسو تابش، وہ جدا چاہنے والوں کی طرح ہوتا ہے. کیا بات، کیا بات. میں چاہتا ہوں کہ آج کے طرح مصرع کا میں اعلان کروں، اور طرح مصرع یہ ہے کہ آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے. کیا بات ہے، آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے. بچوں کی طرح ہوتا ہے. ہم اس مصرے پہ سب لوگ لکھیں گے، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ میں مقابلے کا حصہ تو نہیں ہوں، لیکن اس کی زمین میں ایک اور نئی غزل لکھوں اور کوئی نئے امکانات جو ہیں وہ تلاش کیے جائیں. اور یہ مصرع جو ہے اس کا کافیہ بچوں ہے کی طرح ہوتا ہے، وہ ردیف ہے. اچھا، اس 2-4 چیزیں جو ہے میں کلیئر کر سکتا ہوں کہ بزم اردو کی طرف سے یہ جو ایک قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں، اس میں 5 شعر کہے جائیں گے. 5 شعر. ایک مصرع جو طرح مصرع دیا گیا ہے اس پر گرہ لگائی جائے گی. اس کے علاوہ 4 شعر ہوں گے، لیکن اس میں مقطع شامل نہیں ہوگا تاکہ ججز کے لیے آسانی ہو کہ کسی تخلص کے بغیر سب کی غزلیں یکساں طور پر دیکھ کے فیصلہ کیا جا سکے. اور دوسرا جو ایک پاپولر انعامات ہیں ان کے لیے بھی یہ آسانی ہوگی کہ وہ غزل پر ووٹنگ ہوگی اور اس سے انعامات جو ہے وہ دیے جائیں گے. جی، تو جیسے ایک بریکنگ نیوز آتی ہوتی ہے ہر نئی چیز کے لیے، تو جناب ہمارے پروگرام کی بھی بریکنگ نیوز اس وقت آ چکی ہے کہ طرح مصرع ہے آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے. تو جناب آپ سب تک طرح مصرع پہنچ گیا، اور اس کے اب آپ نے اس پہ اپنے تخیل کے گھوڑے دوڑانے ہیں، اور جہاں تک اب آپ کی صلاحیت پہ ہے کہ آپ یہ گھوڑے کہاں تک دوڑا سکتے ہیں. عباس صاحب، ایک چیز میں کہنا چاہوں گی اس میں کہ بزم اردو کی ہمیشہ کوشش یہ بھی رہی ہے کہ پارٹیسپیشن کے ساتھ ساتھ معیار بھی بہت جو ہے وہ اچھا رہے پارٹیسپینٹس کا. اور اس معیار کے لیے کیونکہ نئے لکھنے والے ظاہر ہے کہ یہاں پہ شامل ہوں گے، تو یہ معیار برقرار رکھنے کے لیے ان کو رہنمائی کی ضرورت ہوگی. تو اگر کوئی ایکسٹرا آپ ان کو سیکرٹ ٹپس جو ہیں وہ دینا چاہیں، کوئی ٹیکنیکل ان کو آپ رہنمائی دینا چاہیں تو ضرور ان لوگوں کو دیجیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں اور اس میں اپنی ہمت باندھ سکیں کہ ہاں اب ہم اس کام کو جو ہے وہ اس میں جڑ سکتے ہیں. دیکھیے، بات یہ کہ عام طور پر جو غزلیں کہی جاتی ہیں زمین غزل کی گھوم پھر کے وہی آتی ہیں، اور بہت سے شعراء میں جھگڑا ہوتا ہے کہ جی وہ ہمارے مصرع چوری ہو گیا، سرقہ ہو گیا، توارد ہو گیا، فلاں نے یہ کر لیا، جربہ کر لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب شاعر سامنے کی بات کرتے ہیں. اگر سامنے کی بات کی جائے گی تو سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے مصرع لکھیں گے. طرح کا لکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بنیادی طور پر یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ مصرع نہیں لکھنا جو سب لکھیں گے. ہم مثلا کہ کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، یہ ایک سامنے کی اب بات ہو گئی ہے. تو ہم نے کھلونوں کے اور امکانات ڈھونڈے ہیں کہ کھلونوں کی طرح کیا ہوتا ہے. بچوں کی طرح ہوتا ہے، آنکھوں کی طرح ہوتا ہے،
تو ان काफियों में हमने नए इम्कानात ढूंढ के एक दूसरे से आगे निकलना है और ये एफर्ट करनी है। मैं समझता हूँ कि ये रियाजत है जो हर फन में बहुत जरूरी है, वो क्लासिकी मौसीकी हो, वो मुसव्विरी हो, वो शायरी हो, वो रक्स हो, जब तक ये रियाजत न की जाए बेहतर से बेहतर इम्कानात अपने फन में ढूंढना जो है वो मुश्किल होता है। तो बज़्म उर्दू आज एक मौका दे रही है तमाम दुनिया के शुअरा को कि वो आए इस में दूर के इम्कानात ढूंढ के लाएं ताकि वो साबित कर सकें कि आज भी गजल जो है वो आगे से आगे का सफर तय कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए। और मैं जितने भी इस वक्त जो लोग चाह रहे हैं कि वो इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे, मैं उनसे हमेशा जो एक बात हर मुकाबले के एंड पे कही जाती है कि हिस्सा लेना ही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अब हमने बताया कि ये मुकाबलों की सीरीज चलेगी, ये एक ही मुकाबला नहीं है, इसको यहीं पे इख्तिताम नहीं हो जाएगा, इसके बाद इसकी सीरीज चलेगी। तो आप हर एक में आप पार्टिसिपेशन ले सकते हैं और उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको भी अपना मेयार बेहतर करने का मौका मिलेगा अगर आपको लगता है कि कहीं आपसे चूक हो चुकी है। और रहनुमाई के लिए जाहिर है कि हमारे साथ अब्बास ताबिश साहब आप जैसे शोरा मौजूद हैं और साथ में अपने सब लोगों पार्टिसिपेंट्स को जो मुतवक्का पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं ये भी बताती चलूं कि जिस तरह अब्बास ताबिश साहब ने आपको अभी रहनुमाई फरमाई है, इसी तरह आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे आप जाकर, ट्विटर है, इंस्टा है, फेसबुक है और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है, उस पे जाएंगे तो इसके बाद आपको मुख्तलिफ जो दूसरे हमारे जजेस हजरात हैं उनसे भी आपको रहनुमाई जरूर मिलेगी और वो कुछ ना कुछ आपको हर रोज बताते रहेंगे। तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स को आप जरूर प्लीज विजिट कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा उससे फायदा होगा। मैं एक बात और अपने जो पार्टिसिपेंट्स जो करना चाह रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उनकी मोटिवेशन के लिए एक बात मैं जरूर कहती चलूं कि बज़्म उर्दू की तरफ से ये एक बहुत ही खूबसूरत और एक बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। जैसे अब्बास ताबिश साहब ने अगर अपना पूरा अपने शायरी का सफर आपको सुनाए तो उनको आप कोई भी शायर जो इस वक्त बड़े नामवर शायर हैं, वो अगर आप अपना सफर सुनाए तो उनको बड़े ही कठिन और तवील मराहिल से गुजर कर आपको बड़े बड़े शोरा के दरमियान बैठने का मौका मिलता है और अपना कलाम सुनाने का। बज़्म उर्दू वो प्लेटफॉर्म आपको मुहैया कर रहा है जहां पे आप मंजर भोपाली साहब और अब्बास ताबिश साहब जैसे शोरा के दरमियान अपना कलाम सुना पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन और आपके लिए इंकरेजमेंट है जो मेरे ख्याल से इनाम जीतने से कहीं ज्यादा है। जी अब्बास साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी बताइए। जी जी, मैं यही कह रही थी कि इनके लिए एक रियल इंकरेजमेंट है कि वो आप जैसे शोरा को अपना कलाम जो है वो सुनाएंगे। तो इसके लिए पार्टिसिपेशन ही बहुत बड़ी बात है और जीतना तो खैर ऑब्वियसली एक अगला लेवल होगा, लेकिन इसमें हिस्सा लेना ही बड़ी बात है। इसमें मैं छोटी सी बात मुझे याद आ गई। वाकयात तो बहुत से होते हैं जो सुनाने को जी भी करता है। मुझे याद है कि 1981 में मुल्तान में एक मुशायरा था, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के उर्स के मौका पर। मैं स्टूडेंट था, मेरी उम्र थी उस वक्त 30 बरस। मैं वो मुशायरा सुनने के लिए जब गया तो बाहर जो मुतज़मीन खड़े थे तो उन्होंने सोचा कि ये नौजवान का क्या काम है, तो मुझे मुशायरा सुनने के लिए दाखिल भी नहीं होने दिया गया। देखिए कि कितनी रुकावटें होती थी उस जमाने में। तो मुशायरा पढ़ना तो दूर की बात है, आप मुशायरा सुनने के लिए मुशायरा में दाखिल नहीं हो सकते। तो बज़्म उर्दू को मैं बात देता हूँ कि आपने तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है, कोई रुकावट नहीं है। लोग लिखे और एकदम आके यहाँ सुनाए और न सुनाए बल्कि इनामात हासिल करें। जी। अगर आप चाहें तो एक वाकया छोटा सा और भी मुझे याद आ गया है, वो मैं सुनाता जाऊं या कोई क्वेश्चन और है? बस उसी से ही मुतालिक मैं भी आप चाह रही थी कि जो हम अभी बज़्म उर्दू की एक काविश है कि वो इनामी रकम जो है वो दे रहे हैं अपने महदूद वसाइल के बावजूद। एक बज़्म उर्दू ने ये फैसला किया है कि जो जीतने वाले हजरात होंगे उन्हें कुछ नजराना पेश किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि इनके लिए एक तो शायरों के दरमियान में कलाम पढ़ना और उसके बाद जो जीतेंगे उनको जो ये इनामी रकम दी जाएगी,
تو آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے کہ بزم اردو کی اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا کاوش کیسی دیکھتے ہیں؟ بالکل بالکل فرزانہ، آپ سوالات ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت زبردست آپ ٹریننگ کر رہی ہیں. جی تو چاہتا ہے کہ ایک ایک سوال سے لمبی گفتگو کی جائے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اتنی. تو چھوٹی سی ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا 1977 میں، تو والدہ نے جب دیکھا کہ میں شاعری کرتا ہوں تو انہوں نے منع کیا مجھے کہ شاعری نہ کرو. انہوں نے کہا بیٹا گھر میں غربت ہے، کھانے کو نہیں ہے، اور تم بھی شاعر کرتے ہیں تو گھر کا چلے گا. تو یہ وہ زمانہ تھا جب شاعر کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاعر ایک ایسا چیز ہوتا ہے کام نہیں کرتا. لیکن میرے اندر ایک لاوا تھا، ایک عشق تھا، ایک جنون تھا کہ مجھے شاعر بننا ہے. پھر اسی زمانے میں 78 کی بات ہے کہ ایک رسالہ جس کی ایڈیشن بنائی ہے آج کل علی ہیں اللہ کریم ان، تو انہوں نے کوئی غزل چھاپی اور اس غزل سے اس زمانے میں 29 روپے کا آرڈر آیا. تو میں گیا تو ماں نے ایک اچھا کھانا بنایا ہوا تھا، تو ماں نے ایسا پوچھا مجھے، کہتا یہ شاعری جو ہوتی ہے اس سے کچھ پیسے ویسے ملتے ہیں؟ میں نے سوچا کہ یہ تو کوئی بریک تھرو ہو رہا ہے. تو میں نے کہا ماں جی تو لوگ کوٹھیاں اور کاریں اور پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں. تو کہنے لگے اچھا بیٹا اگر اس میں کوئی رسک ہوتا ہے تو میں آج تمہیں اجازت بھی دیتی ہوں اور دعا بھی دیتی ہوں کہ اللہ تجھے بڑا شاعر بنائے. میں بڑا شاعر ہوں یا نہیں ہوں، جو بھی ہوں، میں ماں کی دعا کی وجہ سے ہوں، اس اجازت کی وجہ سے ہوں. اور میں آپ سوچئے کہ یہ جب ریحان خان ثابت زیدی آپ نے مجھے بتایا کہ ہم یہ انعامات دینے جا رہے ہیں نوجوانوں کو، تو میرے دل میں ایک ایسی بات پیدا ہوئی، ہو سکتا ہے ایسے کو انعام ملے جو کل کا بات ثابت ہو، اس کی ماں اسے دعا دے، اسے کہے کہ بیٹا جاؤ شاعری کرو اور اللہ تمہیں نامور کرے اور تمہیں بہت مقام دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمال کر دیا آپ لوگوں نے، اور میں بہت خوش ہوں، بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم اردو کو، ریحان خان کو، فرزانہ منصور کو، ثابت زیدی کو، اور دوسرے تمام لوگ جو بزم اردو کی جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایسا موقع جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے جس میں سب لوگ جو ہے شامل ہو کے اپنی شاعرانہ زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، اردو زبان کی کر سکتے ہیں. اور ماں کا ذکر ہوا تو ماں کے حوالے سے جو میں نے شعر کہا تھا جی عنایت صاحب بالکل ہم بہت وہ میں سنا دیتا ہوں آخر میں کہ جی ایک شعر اردو کے حوالے سے سن لیجیے. اردو بھی ہماری زبان ہے اور ہمارا عشق ہے. تو جی بالکل اچھے تو بہت لگتے ہیں، چاند چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں، بہت لگتے ہیں، عشق میں اس سے کروں گا کہ اردو آئے. اردو آئے. اور وہ شعر سن لیجیے کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات آپ نے جو ہے وہ کہی. اور یہی بزم اردو کا بھی یہی ان کا موٹو ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس صلاحیتوں کو ابھار کر اس مقام تک پہنچانا ہے کہ جہاں ان کو لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ٹیلنٹ ان کے اندر موجود ہے. زرخیز زمین یعنی کہ گھر کا ماحول، اس کے بعد محنت لگن، اور پھر ماں باپ کی دعائیں، یہ سب چیزیں انسان کو بہرحال ایک وقت اس جگہ پہ پہنچا جاتی ہیں جہاں پہ آپ آج ہم ایک قداور شخصیت شاعر کے طور پہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. فرزانہ آپ نے دعا کی بات کی، آخر میں چھوٹی سی بات میں اور کرتے چلوں کہ ماں باپ کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں تو ہوتی ہی ہوتی ہیں. میرا
लिया है कि शेर खुद दुआ होता है। आप अच्छा शेर कहेंगे तो वो एक दुआ है जो अल्लाह कबूल कर लेता है, और आप शेर लोग पढ़ते हैं तो वो भी आपको दुआ देते हैं। दुआओं का सिलसिला है जो अच्छी शायरी है, खूबसूरत शायरी है, तो हमें चाहिए कि हम शेर की ज़बान में दुआएं मांगें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसानियां पैदा करें, और जो इस वक्त एक मुश्किल दुनिया बची हुई है, हम अच्छे अच्छे शेर कहें, सहूलत पैदा करें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें ताकि अल्लाह करीम हमारे लिए आसानियां पैदा करें। बहुत शुक्रिया अब्बास ताबिर साहब, आपने सबके लिए दुआ की और हम सबकी दुआ आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको भी इसी तरह शेर कहते रहें आप, और हम आपके शेर सुनते रहें, और आपसे जो आप कह रहे हैं ना कि शेर खुद बजाते खुद एक दुआ है, तो ये दुआएं हम तक पहुंचती रहें और हमारी दुआएं आप तक पहुंचती रहें, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, बज़्म उर्दू का बहुत शुक्रिया कि आपने ये ताबिश नवाजी फरमाई, मेरे साथ एक पूरे महीने का एक प्रोग्राम किया आपने, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्जात बहुत बुलंद करेगा। बहुत जी आमीन। और आपसे इंशाल्लाह ये राब्ता रहेगा क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोग्राम को जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे आपकी हमें जरूरत पड़ती रहेगी। बहुत शुक्रिया अब्बास ताबिर साहब आपके टाइम का, और शुक्रिया उन तमाम व्यूअर्स का भी जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम उन तमाम पार्टिसिपेंट्स जो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनको, जो उन्होंने अपना जहन बना लिया है कि वो इसमें अब हिस्सा लेंगे क्योंकि उनको गाइडेंस भी मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी, और इतनी मोटिवेशन जो इस पूरे मुकाबले के दौरान है, इन शोरा के साथ मिलना और उसके अलावा इस मुकाबले में ही हिस्सा लेना एक सेल्फ ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसके बाद फिर इनामी रकम तो एक जो जीतेंगे ऑब्वियसली उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे इंशाल्लाह इसमें हिस्सा लेंगे, और हर बार एक नए शायर के साथ हम आपके साथ ये प्रोग्राम करेंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमें टाइम दिया, हमारे साथ जुड़े रहे और ये प्रोग्राम देखते रहे। और अब हमने जैसे ही आपको बताया कि पूरा प्रोग्राम हम आपको बता चुके हैं कि होना कैसे है, कि बज़्म उर्दू दुबई का आलमी तरही मुकाबला जो है वो कैसे होने जा रहा है, इसकी हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है, हम आपको दिखाएंगे। और प्रेजेंटेशन के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये सब मालूमात आपको हमारे बज़्म उर्दू की वेबसाइट पे, उसके अलावा तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको जरूर साथ साथ मिलती जाएंगी। अभी जो हमारे सामने स्लाइड है उसमें मैं आपको बताती जाती हूँ, उसमें जो अहम पॉइंट्स हैं। बज़्म उर्दू दुबई ऑनलाइन आलमी तरही मुशायरा, मिसरा तरह, आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है, जो अब्बास ताबिर साहब ने अभी ऐलान किया है जिस तरही मिसरे का, तो आपको इसका इल्म हो गया है कि आपने इस तरही मिसरे पे अपना कलाम कहना है। इस मुकाबले में 10 नकद इनामात 2 मुख्तलिफ हवालों से पेश किए जाएंगे, जिसमें पहली कैटेगरी है हमारे पास जजों की पसंद, जजेस चॉइस। पहला इनाम है 250 अमेरिकी डॉलर, दूसरा इनाम है 150 अमेरिकी डॉलर और तीसरा इनाम है 100 अमेरिकी डॉलर। दूसरी हमारे पास कैटेगरी है वो है पॉपुलर चॉइस, यानी कि मकबूल तरीन पसंद, जिसमें हमारे पास पहला इनाम होगा 150 अमेरिकी डॉलर, दूसरा इनाम होगा 100 अमेरिकी डॉलर और तीसरा प्राइज होगा 50 अमेरिकी डॉलर। इसके अलावा 50 अमेरिकी डॉलर्स के 4 अदद तारीफी इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। हमारा और बज़्म उर्दू का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुकाबले के साथ जोड़ा जाए और उनको इनामात दिए जाएं, क्योंकि उन्होंने इसमें जरूर अपनी एफर्ट डाली होगी। इस तरह मुकाबले के कुछ कवायद ज़वाबित भी हैं। पहला, शुरका की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। रजिस्टर करते वक्त शनाख्ती सबूत पेश करना होगा। दूसरा है, कलाम जमा करवाने की आखिरी तारीख 5 जुलाई 2020 है। 5 जुलाई
याद रखिएगा 5 जुलाई 2020 और वक्त दुबई वक्त के मुताबिक रात 12 बजे के बाद कोई इंदराज कबूल नहीं किया जाएगा। प्लीज ये डेट जो है वो आप सब नोट करके रखिए, डेट भी और टाइम भी, उसके बाद कोई इंदराज कबूल नहीं किया जाएगा। अगला है नंबर 3, मुकाबले में जमा की जाने वाली गजल मतला, तजमीन यानी गिरा और 3 अशार यानी कि कुल 5 अशार पर मबनी होनी लाजमी है। मक्ता चूंकि जजेस के पास नहीं भेजा जाएगा, इसलिए उसका लिखना या ना लिखना जो है वो शायर की अपनी मर्जी पर मुनहसर होगा। गजल तरजीहन उर्दू रस्मुल खत में ही भेजिए, बदरजा मजबूरी हिंदी या रोमन रस्मुल खत में भी गजलें कबूल की जाएंगी। बदरजा मजबूरी पहले कोशिश कीजिए कि उर्दू में ही लिखी जाए, ये भेजी जाएंगी गजलें। वोटिंग का इख्तियार 19 जुलाई 2020 को दुबई के वक्त के मुताबिक रात 12 बजे खत्म कर दिया जाएगा। जो पॉपुलर चॉइस के लिए वोटिंग सबने करनी है वो भी नोट कर लीजिए कि वोटिंग का इख्तियार 19 जुलाई 2020 को दुबई के वक्त के मुताबिक रात 12 बजे खत्म कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप सबको ये तमाम मालूमात बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई हैं। अगर आपने कोई चीज मिस की है और आप देर से आपने हमें ज्वाइन किया है और आप नोट नहीं कर पाए, तो ये सब तमाम मालूमात आपको बज़्म उर्दू की वेबसाइट और उसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसमें फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर, इन पे आपको ये तमाम मालूमात मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आपको डेली कोई ना कोई जज की तरफ से या किसी भी बड़े शायर की तरफ से आपको इसके टिप्स भी मिलते रहेंगे। तो रोजाना की बुनियाद पे आपने इन पेजेस को आपने फॉलो करना है और इनको विजिट करना है ताकि आपसे कोई चीज मिस ना हो। तो बहुत शुक्रिया आप सबके हमारे साथ जुड़ने का, बज़्म उर्दू के साथ जुड़ने का, और हमेशा आपने सबने मोहब्बतें बांटी। अगर यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो तो उस वक्त भी आप सबकी मौजूदगी होती है और ऑनलाइन भी हो तो आप सब अपनी मोहब्बतों के साथ वहाँ पे मौजूद होते हैं। बज़्म उर्दू की पूरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे गर खुदा लाया। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।